हाँ, देखिए, आप लोगों को पिछले कक्षा में बैठे रह जाओ। पिछले कक्षा में आप लोगों को हम अपराध शास्त्र विषय में जो अपराध शास्त्र की स्कूल्स थे, विचारधाराएं थी, उन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा करके अपराध शास्त्र के अंतर्गत वाइट कॉलर क्राइम की चर्चा की है, सफ़ेद पोश अपराधी। इसके बाद अपराध के आर्थिक कारण, भारत में आपराधिक कारण के क्या प्रभाव पड़े, सफ़ेद पोश अपराध के क्या सफ़ेद पोश अपराध के कारण सफ़ेद पोश अपराध का भारतीय व्यवस्था में प्रभाव। इस तरह से हमने संगठित अपराध के रूप में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध की भी चर्चा हमने किया। संगठित अपराध क्या है। अब इसके बाद आज हम संगठित अपराध के बारे में हम देखें कि हमने चोरी और चोरी की वस्तु का क्रय करना, ठगी, जुआ, वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी, तस्करी, लूटमार, अपहरण, राजनीतिक अपराध, हमला आदि सबको हमने देखा कि संगठित अपराध के रूप श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद हमने जो है कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं, यौन सेक्सुअल ऑफेंस है, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंस क्या है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध है या ऐसे अपराध हम कह सकते हैं जो कि भारतीय दंड संहिता में आपराधिक व्यवस्था के अंतर्गत बंधित किए गए हैं। उन अपराधों को भी हमने जो है यहाँ देखा है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ यौन अपराध किसे कहते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस क्या है, कौन सा अपराध यौन अपराध होगा। अपराध तो कई तरीके के हैं, लेकिन यौन अपराध जो है, सेक्सुअल अपराध, ये जो है कि समाज का बहुत घृणित अपराध है। इस अपराध में अब ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी के महिला के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है, ऐसी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्णयों के माध्यम से कहा है कि जख्म पूरे हो जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन किसी महिला के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस हो तो उसके जख्म भर नहीं जाते हैं, सदैव के लिए उसके रहते हैं। अब यौन अपराध के बारे में हमने देखा, टैग महोदय की परिभाषा को टैग महोदय ने लिखा है, यौन अपराध इच्छा का एक जैविक प्रक्रिया है। वास्तविकता यह है कि लैंगिक भावना की एक तरह से जैविक आवश्यकता जिसकी पूर्ति आवश्यक है, इसकी पूर्ति न होने पर असंवैधानिक ढंग से पूर्ति करना यौन अपराध है। यौन अपराध से तात्पर्य है कि लैंगिक भावनाओं की पूर्ति न होने से असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से लैंगिक भावनाओं को, लैंगिक संबंधों को पूर्ति करने के उद्देश्य से जो किया गया अपराध यौन अपराध होता है। हमारे प्राचीन भारत में इस अपराध को बड़े घृणा दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे समाज बदला, सामाजिक व्यवस्था बदली, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कानून बदल गए। जैसा कि हमने देखा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में अननेचुरल सेक्स की बात बताई गई है, जो दंडनीय अपराध था। अभी लेटेस्ट में जल्द से जल्द माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी मांग बहुत पहले से चलती आ रही थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को शून्य घोषित कर दिया जाए और यह जो है कि समलैंगिक कामुकता, होमोसेक्सुअलिटी जो कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत उसको जो है शून्य घोषित कर दिया जाए। मांग काफ़ी दिनों से चलती आई
लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ हो गया है समलैंगिकता अब अपराध नहीं होगा। माने जो 377 का जो दंड की व्यवस्था थी अब नहीं होगा। ये कब से हो गया? ये 2018 से नवजीत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नवजीत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 4123 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 जो होमोसेक्सुअलिटी की बात करता था, मतलब अननेचुरल सेक्स की बात करता था, प्रकृति व्यवस्था के विरुद्ध का जो अपराध घोषित करता था, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में जो बंधित प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत कोई अगर मतलब ऐसा कार्यकृत ऐसा कुकृत्य करता है, कुकर्म करता है, तो उसके लिए दंड की प्रावधान था। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह जो है कि 377 जो है अब धीरे धीरे प्रभावहीन होता जा रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि भारतीय समाज के परिवर्तन पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त करने में पाश्चात्य देशों का प्रभाव रहा है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 एडल्ट्री जो है जार्म कर्म का अपराध भारत में भारतीय दंड संहिता का जब से बनी तब से ही शुरू था, तब से ही जार्म कर्म को अपराध माना गया, जबकि इंग्लैंड में उस समय भी जार्म कर्म का अपराध नहीं था। और अब धीरे धीरे भारतीय समाज पर पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है और भारतीय समाज की विधि व्यवस्था पर, खास करके विधि के रहनुमा भारतीय संसद, या हम कह सकते हैं कि माननीय न्यायालयों को, उच्चतम न्यायालय था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सामाजिक संतुलन, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, जिससे पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव को हम इस तरह से देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त करना और भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो जार्म कर्म का अपराध था उसको असंवैधानिक घोषित कर देना इस बात का परिचायक है कि भारतीय समाज पर, भारतीय कानून पर, भारतीय विधि व्यवस्था पर, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, जैसा कि हम देखते हैं यौन अपराध जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में माना जाता है, लेकिन अब पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव के अनुसार हम देखते हैं कि ये भी अब धीरे धीरे जो है इस का प्रभाव पड़ता जा रहा है। हम जहाँ तक देखते हैं जोफेस साइन यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 4858 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जार्म कर्म को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात जार्म कर्म डल्टी से मतलब है कि जो कोई व्यक्ति यह जानते हुए किसी पर पुरुष की पत्नी है, दूसरे की पत्नी है, उसको बहका कर, फुसला कर उसके साथ जो है कि कुछ संभोग करेगा तो जार्म कर्म के अपराध के दोषी, जानते हुए किसी की पत्नी है लेकिन फिर भी उसके साथ जो है मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वह उसके साथ जो है कि उसकी सहमति से, अगर वह दोनों आपस में सहमत हैं तो उसके साथ जो है कि सेक्स करते हैं तो अपराध था। लेकिन अब जो है 497 भारतीय दंड संहिता 2018 के मामले उच्चतम न्यायालय का निर्णय जोफेस साइन यूनियन ऑफ इंडिया के मामले के प्रभाव से असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह हमारे भारतीय समाज, भारतीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जो जैसा कि हम इस बात को गारंटी देते हैं कि विवाह एक विवाह जैसी पूरी संस्था थी, उस संस्था को वर्तमान परिस्थितियों में विवाह जो है कि एक विवाह जैसी प्रवृत्ति जो है कि व्यवस्था को, पूरी संस्था को एक जो है कि विधि व्यवस्था के अनुसार, विधि व्यवस्था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदलते हुए विधि व्यवस्था के नाते इसको भी प्रभावित करेगा और यह जो है भारतीय समाज के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थात यह कह सकते हैं हम
कि ये दोनों जो कानून भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो दोनों धाराएं थी, दोनों धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने थे, कर देने से भारतीय समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो भारतीय समाज जो है कि पाश्चात्य सभ्यता का पाश्चात्य देशों के पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमें भारतीय समाज पर भी मिलने लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो कानून बने हैं, जो कानून मतलब जो संसद द्वारा बनाए गए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णित किए गए हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस पर पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव रहा है। यौन अपराध के कारण हम देखते हैं, यौन अपराध के कारण मुख्य रूप से हम देखते हैं सामान्यतः शारीरिक आवश्यकताओं का दमन और उसकी पूर्ति। यौन अपराध के मुख्य कारण जो है कि रीजन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की भावना होती है, उन भावनाओं का दमन हानिकारक मतलब धीरे धीरे कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति जो है सदैव के लिए मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि शारीरिक संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति भी यौन अपराध के कारण बन रही है। समय से तमाम तरीके से जो है कि वैवाहिक संबंध में न बनना और इस तरह से यौन अपराध का कारण बनता है। दूसरा है लैंगिक उत्सुकता की तीव्रता एवं शारीरिक संरचना के प्रकार में अंतर। जैसा कि हम देखते हैं कि लैंगिक भावनाएं व्यक्ति के अंतःकरण की अभिव्यक्ति हैं, व्यक्ति को अंतःकरण में होती हैं। इसकी जो है कि आवश्यकताओं की वासनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है कि अवैधानिक तरीके से जब वासना की पूर्ति करता है तो वह जो है कि यौन अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आर्थिक कारण भी यौन अपराध के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इकोनॉमिकल रीजन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वेश्यावृत्ति की जो प्रवृत्ति है भारत में, वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति जो है कि यौन अपराध में आर्थिक कारण से ही है। उसका मेन कारण आर्थिक कारण है, बेकारी है। आप बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप देखिए, स्टेशन के बगल में देखिए, बड़ी बड़ी स्टेशनों के बगल में, जैसे तो राजधानी के क्षेत्रों में हम देखते हैं, देखे भी हैं कि वहाँ पर यौन अपराध के लिए आर्थिक कारण देखने को मिलता है। महिलाएं यौन अपराध में संलिप्त हैं, जिसके अंतर्गत जो है कि वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं, उसके पीछे उनका जो है बेकारी और आर्थिक कारण है। जैसा कि बगल में आप राजधानी लखनऊ से भी आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देखेंगे स्टेशनों के बगल में ऐसी परिस्थितियां हमको मिलती हैं। अगला हम देखते हैं पारिवारिक परिस्थितियां। यौन अपराध के कारण में हम पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हैं। बच्चे का धीरे धीरे यौन अपराध के कारण में हम पारिवारिक परिस्थितियां देखते हैं, जिसमें जो है कि परिवार का विघटन, बच्चों का देख रेख न होना यौन अपराध के लिए महत्वपूर्ण कारण बन रहे हैं। पड़ोसी का वातावरण, जहाँ जिस परिस्थितियों में, जिस समाज, जिस व्यवस्था में रहते हैं, वो भी यौन अपराध का कारण बनता है। जैसा जहाँ का समाज है, जैसी जहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जैसे जहाँ के मतलब का अवसर हैं, वो सभी यौन अपराध के कारण बन जा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं यौन अपराध के कारणों में ये सब महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसके बाद गर्भ निरोधक एवं गुप्त बीमारियों का निदान की सुलभता। यौन अपराध कारण में गर्भ निरोधक गोलियां भी हैं, जैसा कि हम देखते हैं तमाम तरह से यौन अपराध करके गर्भ निरोधक गोलियों खाकर या तो गुप्त बीमारियों का निदान सुलभता से हो जाने के कारण ये भी यौन अपराध के कारण बन रहे हैं। यौन अपराध के प्रकार में हम देखते हैं समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी जो कहते हैं, समलैंगिकता जो भारतीय दंड संहिता की 377 की परिधि में आता था। पहले ऐसी पहले दंडनीय था, लेकिन 2018 के बाद देख रहे हैं हम कि भारतीय विधि व्यवस्था, राजनीति, संस्कृति प्रभाव पर के नाते एवं इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के नाते भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून, या तो कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता में उल्लंघित कानून को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, अर्थात 377 अपराध नहीं रह गया। रेप के मामले में हम देखते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य केस में कहा है 2004 में ही, किसी महिला के साथ यदि
रेप किसी के साथ अगर इंजरी कायद होती है तो इंजरी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर एक महिला के साथ रेप हो गया तो आजीवन वह उसको जो है उसका जख्म पूरा नहीं होता। जब तक वो जिंदा है तब तक उसका जख्म पूरा नहीं होता है। अर्थात सब समाज में यौन अपराध के कैटेगरी में ये रेप जो है, यह जो है कि बहुत ही घृणित अपराध एवं जो है कि बहुत गंभीर अपराध माना गया है। गर्भपात करना, ये वार्सन भी जो है ना यौन अपराध का मुख्य कारण है। वार्सन में मतलब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े महानगरों में जगह जगह पोस्टर लगाकर जगह जगह जो है कि मतलब ऐसी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं कि ये वार्सन के लिए इतने में हो जाएगा, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, सरकार को रोक लगाना चाहिए, जिससे यौन अपराध को बढ़ावे में कमी आवे। गर्भपात भी यौन अपराध का कारण बन रहा है, आसानी से गर्भपात करा दे रहे हैं। अविवाहित माताएं, अनबर्न मदर्स, जैसे हम देखते हैं कि ये आर्थिक कारण के नाते ही है, तमाम तरह की जो है कि मतलब नाजायज बच्चे पैदा हो जाने के बाद उसको अनाथालयों में छोड़ देना, अनाथालयों में छोड़ करके फिर यौन अपराध में सम्मिलित हो जाते हैं। जारकर में डल्टी जो है, डल्टी अब अपराध नहीं रह गया। पहले डल्टी अपराध था, अभी डल्टी अपराध नहीं रह गया। जैसे कि आप देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता की 497 में ये डल्टी जो है कि अपराध था, लेकिन अब ये डल्टी अपराध नहीं रह गया। अप्राकृतिक मैथुन, अननेचुरल सेक्स, जैसे कि अननेचुरल जो है इंटरकोर्सेज, अननेचुरल सेक्स, जैसे हम देखते हैं कि 377 जो था भारतीय दंड संहिता में 377 खत्म कर दिए, तो अपराध तो बढ़वे करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। अब वेश्यावृत्ति पर चर्चा करते हैं। वेश्यावृत्ति यौन अपराध के कारण में महत्वपूर्ण कारण बन रही है। यौन अपराध का निवारण के लिए उपाय है कि बच्चों का उचित एवं उपयुक्त देख रेख होना चाहिए। यौन अपराधी जो बच्चे बन जा रहे हैं उसके पीछे उनका देख रेख का अभाव है। महाविद्यालयों में सादगी पर बल देना चाहिए। यौन अपराध के अपराधियों को कठोर दंड देना चाहिए। युवावस्था में पदार्पण होने वाले युवाओं युवतियों के लिए शिक्षा, नैतिक शिक्षा का प्रबल व्यवस्था होना चाहिए। युवावस्था में कदम रखने वाले बच्चों के लिए गंभीरता से उनके भाव विचारों को समझना चाहिए। इस तरह से यौन अपराध को रोका जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति क्या है? वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है, बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति बुराई है जो आर्थिक अपराध का कारण बन रही है। भारत में देवदासी प्रथा का होना उसका एक प्रमाण रहा है। प्राचीन भारत में वेश्यावृत्ति प्राचीन काल से ही चली आ रही, जिसको हमने देखा है कि कर्नाटक में देवदासी प्रथा था। देवदासी प्रथा में ऐसी बच्चियां, ऐसे लोग जो है कि मठों में, मंदिरों में जो है कि ये बाबा जी की सेवा करते थे और उससे अनाथ बच्चे पैदा होते थे। ये तमाम तरीके से देवदासी प्रथा को हम कर्नाटक देखते हैं, जिसको हमने भारतीय संविधान जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, भारतीय संविधान के बाद हमने इस प्रथा पर रोक लगाया। जो देवदासी प्रथा थी उस पर जो है कि पूर्णतः रोक लग गया। पहले देवदासी प्रथा थी। इस तरह से हम कह सकते हैं यौन अपराध के कारण में देवदासी प्रथाएँ अभी आज तो इस समय ज़्यादातर नहीं है, लेकिन बड़े बड़े आप विधि के विद्यार्थी हैं, आप देख सकते हैं तमाम इस तरह से जो है कि जो मठ संचालित हो रहे हैं या और जगह जो है कि जो काजी मौलवी के जो बड़े बड़े जो है मज़ार हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं। इस तरह से तमाम कहने के लिए तो वही है, वाइट कॉलर क्राइम की तरह से कोई अंगुली नहीं उठा सकता, लेकिन वहाँ भी वेश्यावृत्ति का प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं वेश्यावृत्ति के निम्न 3 बातों पर ध्यान। धन प्राप्ति का व्यवसाय बना लिए हैं। बड़ी बड़ी जो है कि हम देखते हैं कि कहने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, जानने के लिए है। आप देख लीजिए कि महानगरों में बड़ी बड़ी होटलों में ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। धन के लिए वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ी है। यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। भावनात्मक तटस्थता भी यौन अपराध के लिए कारण बन रहे हैं। वेश्यावृत्ति में यौन संबंधी सिर्फ यौन संतुष्टि के लिए किया जाता है।
वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय के रूप में हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति हो गई है। वेश्यावृत्ति में वेश्याएँ अपने शारीरिक संबंध धन के लिए करती हैं। वेश्यावृत्ति में यौन आकर्षण मुख्य भूमिका निभाता है। इस तरह से हम वेश्यावृत्ति में कहते हैं, वेश्यावृत्ति अपराध है किसी स्त्री द्वारा भाड़े के बदले में अपने शरीर को स्वेच्छा से मैथुन के लिए पेश कर देना वेश्यावृत्ति है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ मैसूर राज्य केस में निर्धारित किया है। अर्थात वेश्यावृत्ति के कारण में सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण में है पारिवारिक दहेज, अज्ञानता, विधवा विवाह को अपर्याप्त रूप से प्रोत्साहन न देना, नैतिक अतन पतन, पिछड़ापन, धार्मिक अंधविश्वास, जाति प्रथा आदि सभी वेश्यावृत्ति के कारण बन रहे हैं। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि गरीबी वेश्यावृत्ति का मुख्य कारण बन रही है। धन के अर्जन के उद्देश्य से जो है कि जब कोई साधन संसाधन नहीं है तो जहाँ पर उनकी नैतिकता और संस्कृति मर चुकी है, वहाँ पर जो है कि आर्थिक लाभ के लिए वेश्यावृत्ति की प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और उसमें जितनी वेश्यावृत्ति होती है उसमें 70% आर्थिक कारण है, 30% में अन्य कारण माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण में है निर्धनता, गरीबी, विलासतापूर्ण जीवन जिताने की लालसा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ होती हैं महिलाओं में। इसके अलावा मंद बुद्धि, दुर्बलता, स्नेह, भूत प्रेत मनोवृत्तियाँ आदि मनोवृत्ति पनपती हैं, जिससे वेश्यावृत्ति में लोग कारण भूत प्रेत, अंधविश्वास में भी मनोवृत्ति। आप चले जाइए बड़े बड़े जो है कि जहाँ मठे और जहाँ मजारें चल रही हैं, वहाँ इसका उदाहरण हमें साक्षात देखने को मिलता है। जैविकी कारण में होता है। जैविकी कारण में यौन अपराध के लिए सुखवादी कल्पना का दर्शन होता है। हमेशा व्यक्ति ईदानतवादी होता है, हमेशा अपने सुख की प्रवृत्तियों को सोचता है। औद्योगिक कारण भी है। औद्योगिक कारण भी यौन अपराध, गंदी बस्तियाँ हैं, अर्थव्यवस्था का अभाव है, धन के अर्जन है, ये भी यौन अपराध के लिए मुख्य कारण बन रहे हैं। इस तरह से यौन अपराध के लिए हम देखते हैं कि यौन अपराध का दुष्परिणाम में इसका है कि वेश्यावृत्ति के कारण सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं का हास हो रहा है। वेश्यावृत्ति के कारण हम सामाजिक व्यवस्था से हम जो है कटते जा रहे हैं, समाज में तिरस्कार होता जा रहा है। वेश्यावृत्ति में संलग्न परिवार के सदस्य समाज के लिए अनुपयोगी माने जाते हैं। वेश्यावृत्ति में लिप्त पति पत्नी परिवार का उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन का दुर्लभ हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं वेश्यावृत्ति के कारण मद्यपान, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि मान्यताओं के हाथ के साथ साथ वेश्यावृत्ति अपराध को मुख्य रूप से कारण बन रही है, जिसके लिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, विद्यालय, महाविद्यालय या सादगी का विचार होना चाहिए। इस तरह से वेश्यावृत्ति के जो मुख्य कारण हैं, उन कारणों में एक ये भी कारण रहा है कि जो सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक गरीबी है। धन्यवाद।